सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। बदलती हुई सूरत हाल है। आज इत्तला थी कि बाकायदा अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, ताहम अब खबरें ये हैं कि कल यानी कि हफ्ते को इस हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। गो के अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने गोरिल्ला जंग तो जीत ली है। अब बहुत से सवाल जो पैदा होते हैं उनमें एक सवाल ये भी है और बड़ा सवाल ये है कि क्या मईशत को भी जो माशी जंग है वो भी क्या तालिबान अफगानिस्तान में जीत पाएंगे, क्योंकि 40% से ज़्यादा जो उनकी मईशत है वो डिपेंड करती थी बैनुल-अक़वामी इमदाद पे। अमेरिका की बात की जाए तो $9.5 अरब से वो भी मुंजमद कर दिए गए हैं। अगर जो बात की जाए अफगान शहरियों की तो वहाँ पर खुश्क साली है, लोगों के पास ना जॉब्स हैं और ना ही बिजनेस करने के मौके या ज़राए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान जो हैं वो मईशत को भी जो है माशी जंग जो है क्या वो भी जीत पाएंगे। और फिर एक और जो बात होती है बैनुल-अक़वामी लेजिटिमेसी की कि क्या बैनुल-अक़वामी ममालिक जो हैं, जो दीगर ममालिक हैं, क्या वो एक्सेप्ट भी करेंगे तालिबान की हुकूमत को। इसके साथ साथ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि डोमेस्टिक तौर पर क्या लेजिटिमाइज हो पाएगी ये गवर्नमेंट, क्योंकि जो बात की गई है मिनिस्ट्री की काबुल तक तो कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद होगा, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर किस तरह से अमल दरामद होगा। और अगर अमल दरामद नहीं होता है जो कि उन्होंने एमनेस्टी दी हुई है उस पर और ख़वातीन के हवाले से जो कुछ कहा गया है तालिबान की जानिब से खास तौर पर, अगर उस पर अमल नहीं होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी। तीसरा पंजशेर की बात करेंगे। पंजशेर जो है इस वक्त जो है बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका। बॉटलनेक कहा जाए अफगान तालिबान के लिए तो गलत ना होगा। अगर तालिबान इस इलाके को वापस हासिल नहीं कर पाते हैं तो क्या कुछ वक्त बाद इंटरनेशनल हिमायत भी अहमद मसूद को हासिल हो जाएगी, और अगर हो जाती है तो उसके बाद तालिबान के लिए क्या सूरत हाल होगी दरपेश, इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो ताजरों की जानिब से सिंध में भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अफगान के हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, आपका भी शुक्रिया। और कुछ ही देर में अरशद यूसुफजई भी हमें ज्वाइन करेंगे, अफगान उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो आपसे भी यही करना चाहूंगा, क्या समझते हैं अब जो माशी जंग है वो तालिबान के लिए जीतना कितना जरूरी है और क्या जीत पाएंगे वो? मेरे ख्याल में अफगान जो है वो बड़े जफाकश लोग हैं, वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं इनको सोचना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों को कितनी सज़ा देना चाहते हैं। ये वक्त है कि एक नई हुकूमत जो है बनने जा रही है, ये उसके ऊपर जो है क्या उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो मईशत का करेंगे या क्या। और इन्होंने जो अफ़गानिस्तान का पैसा है उसको मुंजमद किया हुआ है। मेरे ख्याल में उनको अमेरिका वहाँ पर एक सुपर पावर के तौर पे 20 साल रहा, और 20 साल के बाद सूरत हाल ये है कि 70% लोग जो है अफ़गानिस्तान के वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, और 92% लोग जो है उनका गुज़र औक़ात सिर्फ $2 पर डे पे होता है। ये जो सुपर पावर थी और जिनके साथ दुनिया के और ताकतवर ममालिक आए थे, इन्होंने मईशत का ये हाल किया हुआ है। और फिर ये एक गरीब हुकूमत जैसे तालिबान की है उनको टेस्ट करना चाहते हैं और उनका पैसा जो है मुंजमद किया। मैं समझता हूँ कि इनको इस वक्त वो पैसा जो है उनको रिलीज़ करना चाहिए, और साथ ही मेरे ख्याल में जो भी दूसरे ममालिक हैं उनको इमदाद दे देनी चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये UNHCR और दूसरे
जो है क्या करते हैं, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे हैं उनको ये इत्तला देते रहते हैं कि यहाँ पर ये सूरत हाल है। किसी भी हुकूमत जो है कहीं पर भी हो 5 साल के बाद उनकी कारकर्दगी को चेक किया जा सकता है। उससे पहले मेरे ख्याल में उनको उनके ऊपर इतराज़ात उठाना और उनको तख्ते मश्क पर बिठाना ये अनफेयर है, ये ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मईशत के साथ ये डेफिनेटली ये कर लेंगे। वैसे आम जो अफ़गान लोग हैं वो घास फूस के ऊपर भी गुजारा कर सकते हैं। वो बड़े बाहिम्मत लोग हैं, बड़े गैरत वाले लोग हैं। मेरे ख्याल में उनको किसी चीज़ पे मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर एक सुपर पावर जो है उनको मजबूर नहीं कर सका इस 20 सालों में अपनी पूरे कुव्वत के बावजूद, तो मेरे ख्याल में इस तरह दूर बैठ और इस तरह चीज़ें करके इनको मजबूर नहीं किया जा सकता। सर आपसे ज़रूर सवाल करूंगा कि अफगान तालिबान जो आप अफगानिस्तान का पैसा जो है जो मुंजमद किया है अमेरिका ने, उस हवाले से कुछ कर सकते हैं, कुछ इकदाम उठा सकते हैं, या फिर दीगर ममालिक इंटरवीन भी कर सकते हैं, चाइना, रशिया या दीगर ममालिक जो हैं? इस हवाले से भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़फ़र हिलाली साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। हिलाली साहब, जो तालिबान हैं अफगानिस्तान में, क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की मईशत को चलाने की भी सलाहियत उनमें मौजूद है? नहीं, बिल्कुल मौजूद है। क्यों नहीं मौजूद है? क्या खास ट्रेनिंग चाहिए? गनी को क्या ट्रेनिंग था? कारजाई को क्या ट्रेनिंग था? उन्होंने तो चला लिया। बिल्कुल मौजूद। अब एक दफे तो इन्होंने 5 साल के लिए हुकूमत किया है, और वो 5 साल में जो हुकूमत किया है कुछ तो सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखे हैं। और उस जमाने का लॉ एंड ऑर्डर तो फर्स्ट क्लास था, तो काफी चीजें इनको पता है। लेकिन सर वो 40% जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो मईशत है वो बैरूनी इमदाद पे चल रही थी, तो इस खला को कैसे पूरा करेंगे तालिबान? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके जो पैसे अमेरिकनों ने चोरी किया है, मैं नहीं कहता जब्त किया है, अमेरिकनों ने चोरी किया है। ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के थे। ये पैसे गनी जो चोर है उसके हाथ में थे। अब चोर अपना हिस्सा लेके भाग गया और वही पैसे इनसे रोक लिया। तरीका है सबूत रखना किसी इनकमिंग गवर्नमेंट के साथ। ये किस बेसिस पे उन्होंने ये पैसे रोके हैं? क्या इन्होंने, ये तो 10 दिन हुए, इन्हें तो शुरू भी नहीं किया है, तो किस बात पे पैसे इनके इन्होंने रोका हुआ है और जब्त किया हुआ है? IMF ने किस बेसिस पे कहा है हम इनको एड नहीं दे रहे? ये एक मुल्क है, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। गवर्नमेंट बेशक चेंज हुआ हो, मगर इसका मतलब नहीं है कि मुल्क को आप वो UN ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF जो UN के लिए बने हुए हैं, और ये नंबर उनको आप उनकी इमदाद आप सस्पेंड करवा देते हैं, इसीलिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक में दूसरे मुल्क से सबसे ज्यादा एक मुल्क है जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये किस किस्म के इंटरनेशनल सिस्टम ये है? ये तो एक अमेरिकन सिस्टम है, तो ये गलत है। बेशक हमें मजबूर, मगर गलत है, मानना पड़ेगा। लेकिन सर लेजिटिमेसी जब तक हासिल नहीं होगी, अब बेसिक तौर पे जो अमेरिका का मौकिफ यही है कि हम इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो उनके पैसे को भी जाहिर बात है उनको देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो यही समझेंगे कि उनका पैसा जो पैसा है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो लेजिटिमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अफगान तालिबान क्या कर सकते हैं और दीगर जो ममालिक हैं खासतौर पर चाइना और रशिया भी क्या कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं? पहले बात है तो ये लिजिटिमेट कैसे है भाई? तुमने तो इनके साथ एग्रीमेंट साइन की है, मुआहिदा किया है। क्या तुमने एक इनलिजिटिमेट पार्टी के साथ मुआहिदा किया है? ये तो बकवास। आप पता नहीं, आप लोग माफ करिए, एंकर सब ये बकवास करते रहते हैं कि इनलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिकग्नाइज नहीं है। रिकग्निशन का आपको पता है इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है रिकग्निशन के बारे में? रिकग्निशन के बारे में ये नहीं है कि आपका नाम क्या है और आप अमेरिका के दोस्त हैं कि नहीं। रिकग्निशन उस वक्त है उनकी अथॉरिटी और उनका लेजिटिमेट और उनका कंट्रोल और उनका कानून।
पूरे मुल्क में वही चल रहा है। बॉर्डर्स को इनका कानून चल रहा है, टैक्स ये रेज कर सकते हैं कानून वाले, इन्होंने बताया है कि अथॉरिटी और कंट्रोल इनका है, तो आप क्या चाहते हैं? और ये तो आप ऐसे, हमने 70 साल से, सोचिए तो सही, 70 साल से हमने इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज किया, इसलिए कि हमें इजराइल की गवर्नमेंट नहीं अच्छी लगती। मगर आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान का एक हवाई जहाज एरिया में क्रैश किया या लैंड किया, ठीक है। हिरानी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से मौजूद हैं। अरशद यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त आप भी काबुल में मौजूद हैं। आज कहा जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद बाकायदा हुकूमत का ऐलान किया जाएगा, क्या वजह है कि मौखर किया गया इस फैसले को? जी, वजूहात तो कई हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है एक बात जो बताई जा रही है कि अभी तक इन्होंने पूरे नाम कंफर्म नहीं किए हैं। कुछ नामों पर अभी इनकी इत्तेफाक राय नहीं हुई थी। अगरचे हम 2-3 दिन से सुनते आ रहे थे कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ उनको वजारतें दी गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये इनकी बातें भी चल रही थी। और दूसरा कि जो लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि हुकूमत आज ऐलान होनी है, वो शायद ये एक बात भूल गए थे कि तालिबान ने कोई इन्विटेशंस नहीं दी थी, ना ही इनके कोई इतने लोग इस बात से बाखबर थे। अलबत्ता एक इसमें जो बात कंफर्म है वो ये हुई थी कि हर सूबे से 5-5 अफराद को, सीनियर अफराद को बुलाया गया है। सर, आपकी वीडियो तो हम देख सकते हैं, अगर आप सामने आ सकते हैं तो आप खुद भी सामने आ जाएं। हम देख रहे हैं आप इस वक्त काबुल में ही मौजूद हैं और वहाँ के जो विजुअल्स हैं वो आप शेयर कर रहे हैं। हम जो तालिबान का जो इस झंडा है वो भी हम देख सकते हैं, तालिबान के जो दीगर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा, अरशद यूसुफजई साहब बताइएगा, इस वक्त आप स्पेसिफिकली कौन सी जगह पे मौजूद हैं? जी, मैं इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी फातिह ज़वात है या फातिह ब्रिगेड है, उनके यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं, इनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं और ये आज हमें विजिट कराने आए हैं इधर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अच्छा, अब आगे थोड़ी सी मैं पंजशेर की सूरत हाल के हवाले से भी आपसे मालूम करना चाहूँगा। पंजशेर की सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्या वहाँ पर भी हालात कशीदा हैं? और थोड़ा सा बताइएगा इम्पोर्टेंस के हवाले से, पंजशेर का इलाका कितना इम्पोर्टेंट है? जी देखिए, पंजशेर तो पहले भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं था जब इनकी पहली हुकूमत थी, और उसकी एक वजह ये थी कि तालिबान उस वक्त जो 6 सूबे इनके कंट्रोल से बाहर थे उनमें अक्सर उसी साइड पर थी, बदख्शां, तफार, तालुकान वगैरह। तो अब तालिबान जो है इन सब इलाकों में कंट्रोल में है, मां सिवाय बामियान और पंजशेर के। तो इसकी अहमियत ये है कि दर्रा है और यहाँ पर हमेशा से वो लोग रहे हैं जो हुकूमत को चैलेंज कर सकते आए हैं। पिछले 40 साल में यहाँ पर अहमद शाह मसूद और उनके फिर उसके बाद उनके बच्चों की या उनके भाई लोग जो है इनकी यहाँ पर हुकूमत रही है या कमांड रहा है। अब सूरत हाल वहाँ पर ये है कि ताले के रीइंफोर्समेंट्स भी गई हैं, इनकी 313 ब्रिगेड जो है, बदली 313 वो भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं जितने लोगों से बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि इनकी अवलीन प्रायोरिटी ये होगी कि वो सुलह से, मुज़ाकरात से बात हल हो सके, क्योंकि इनके जो ख्यालात हैं वो ये समझते हैं कि हम 2 दिन में ले सकते हैं पूरे इलाके को, लेकिन फिर उसका वो असर नहीं रहेगा जो अमन मोहब्बत से हो सकता है। अच्छा, आपके साथ इस वक्त कोई तालिबान के तर्जुमान मौजूद हैं या फिर आपकी उनसे कोई बात हुई हो? क्योंकि बात बहुत की जा रही है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की कि कौन कौन से ममालिक हैं वो अफगान की तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उसके लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, उसमें बहुत कोशिशें हो रही हैं। अगरचे तालिबान मसरूफ़ हैं अपने इस हुकूमत साजी में और इनको ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल हो गया पिछले 2-3 दिन में। हम कल से ज़बील मुजाहिद साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही मुलाकात, इतने वो इंतहाई मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे साथ एक इनके हैं इत्तलाहात के एक साथी हैं, मैं कोशिश करता हूँ तो ट्रेस आउट करने की। मैं कैमरा से थोड़ा हट रहूँगा क्योंकि वो कहीं निकल गया हमारे हाथ से, लेकिन वो राजी हो गए। मैं इनको पकड़ के लेकर आता हूँ, वो राजी हो गए हमारे साथ और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें। कुदरत जवाद साहब हैं, मीडिया के पर्सन हैं। जवाद साहब को हम वेलकम करते हैं। जवाद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा सर, मुझे बताइएगा लेजिटिमेसी के हवाले से इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए क्या क्या इकदाम कर रही है, साथ साथ
जो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी है उस पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि काबुल तक तो हालात सही हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर एमनेस्टी जो दी गई है तालिबान की जानिब से उस पर कैसे अमल दरामद होगा? सवाल था कि तालिबान څنګه عمل کېږي دلته په افغانستان کې کابل چې کوم علاقې دي هلته کې څنګه خلک حکومت ومني او د غربي سره تاسو تعلقات خپل منلو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف ال د پاکستان د دغه چینل ټول لیدونکو اوردونکو د تعالی خپل نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. په دوی قدم کې باید ویل شي چې اسلامي امارت سیاسي رهبریت په ټول توان هڅه کوي تر څو د سیمې هیوادونو ته او نړیوالو ته په دې باندې قناعت ورکړي چې افغانستان ملت دغه ډول ژوند کول غواړي لکه څنګه نورو ممالکو اوسیدونکو ژوند کول غواړي او موږ د هیڅ سره باندې نه کوو او د هر چا سره نیک روابط غواړو. تقریبا د سیمې هیوادونو نړیوال او لومړنۍ مرستې د سیمې د هیوادونو دلته راغلي دي، دلته د دوی جازونه کوشي دي او د ملت سره کومک د لورو پرتو سیمو په اړه باندې باید ویل شي چې تقریبا एक बार आपका करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ठीक, जवाब साहब, कैन यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश बिकॉज लाइक यू नो अगर आपको इफ यू कांट स्पीक इन उर्दू वी कैन कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कर सकते हैं लेकिन इतनी क्लियर नहीं होगी। ओके ओके अच्छा अरशद जोशी साहब, अब एक तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमें जवाद साहब ने क्या कहा वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाजरीन के लिए, और आपसे भी पूछना चाहूंगा जो काबुल तक तो हालात ठीक हैं लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं अफगानिस्तान के जहां पर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह की काबुल में है, क्या वहां पर भी एमनेस्टी के हवाले से जो कुछ अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया उस पर मेनुअन अमल हो रहा है? ठीक, अरशद साहब से भी हम एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो आप पैसे के हवाले से बात कर रहे थे कि अमेरिका को रिलीज करना चाहिए, आईएमएफ के हवाले से भी आपने बातें की कि क्यों की किस रोक रहे हैं, अब इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बैनुल-अक़वामी बरादरी कुछ आवाज़ उठा सकती है, ख़ास तौर पर जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं जो कि अफगान तालिबान को तस्लीम करना चाहते हैं, तो क्या वो कुछ कर सकते हैं, ख़ास तौर पर चीन या रशिया? अच्छा ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमें न्यूज़ अपडेट्स के हवाले से ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अरशद यूसुफजई साहब भी हमारे साथ अफगानिस्तान से मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके सामने मैंने सवाल रखा था, जो आप बात कर रहे थे पैसे को फ्रीज करने के हवाले से, इस सारी सूरत हाल में क्या चीन या रशिया कुछ मदद कर सकता है, कुछ प्रेशर डाल सकता है अमेरिका पे, या खुद चीन कुछ रिलीफ पैकेज, कुछ मदद कर सकता है अफगानिस्तान की? ये जो मईशत वाला सवाल है या ये जो पैसे वाली बात है, ये लो प्रायोरिटी पे है। पहले अफगानिस्तान को लेजिटमेसी चाहिए और उनको रिकग्निशन चाहिए। मेरे ख्याल में वो हो जाएगा तो ये पैसे वाला मसला भी हल हो जाएगा। इसमें ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी या जो भी अफ़गानिस्तान में हो रहा था, वहाँ पर लोग कहते हैं कि 90% जो पैसा है वो करप्शन की नज़र हो रहा था, सिर्फ 10% ही खर्च हो रहा था। इसलिए अफ़गानिस्तान की ज़रूरत शायद बहुत कम होगी और शायद दूसरे भी ममालिक होंगे जो अफ़गानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार होंगे। ये जो तालिबान की क़यादत है, ये मेरे ख्याल में बग़ैर पैसे के भी
अपने ओहदे जो है संभाल सकते हैं और गुजारा कर सकते हैं। और ये फुली अवेयर है मईशत की चीज़ों के साथ। इनने जो पहले कब्ज़ा किया वो के हमारा पाकिस्तान के साथ मेन पोस्ट है उसके ऊपर कब्ज़ा किया और कस्टम को अपने हाथ में लिया। इसी तरह ताजिकिस्तान के साथ जो दर्रा शेर खान है उस पर कब्ज़ा किया और कस्टम को अपने हाथ में लिया और कस्टम की वसूली उनने शुरू की वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इनने तुरखम पे भी कब्ज़ा किया हुआ है और चीज़ें चल रही हैं आराम से। तो मेरे ख्याल में ये जो मईशत वाला मसला इतना नहीं होगा। और जो लेजिटिमेसी है आपकी नज़र में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हो भी जाएगी। अब सर दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं क्या उनका भी खात्मा मुमकिन हो पाएगा? और जो दाइश की खास तौर पर बात की जाती है, क्या समझते हैं जो दाइश का स्ट्रक्चर है वो किसको सर्व कर रहा है? मैं समझता हूँ कि बाकी दुनिया अफ़गानिस्तान की इस नई हुकूमत को 3 एस्पेक्ट के ऊपर चेक करेगी, देखेगी कि इनका क्या प्रोग्रेस है। पहला जो है वो ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है इसमें किन किन लोगों को शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर जो 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 माइनॉरिटीज़ है, बेसिकली अफ़गानिस्तान एक मल्टी एथनिक स्टेट है और ये जितने भी लोग हैं उनको नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो नुमाइंदगी ज़रूरी नहीं है कि जब हम उज़्बेक की बात करें तो वो रशीद दोस्तमी आए, या हम अगर ताजिक की बात करें तो वो इनका जो है अमरुल्लाह सालिह वो आए। बड़े लोग हैं और जिस तरीके से ये एम कर रहे हैं कि हर एक सूबे से 5-5 नुमाइंदा ले लें, तो मेरे ख्याल में ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट ये इनका एक टेस्ट होगा। और दूसरा जो मेजर टेस्ट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का साहिल ये अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, जिसके अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP की बात हो रही है, BLA की बात हो रही है और इसके से चीन जो है वो ETIM के बारे में उनको तशवीश है। तो बुनियादी तौर पे जो है दूसरा टेस्ट इनका ये होगा। और तीसरा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ है जिसमें पर्टिकुलर वुमेन के बारे में लोग जो है इनको देखेंगे कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। मेरे ख्याल में ये 3 एस्पेक्ट के ऊपर इनका टेस्ट होगा और मेरे ख्याल में ये बड़े अवेयर है इन चीज़ों का और ये एजुकेटेड है। ये नहीं है ये पुरानी मिसालें CNN भी दे रहा है कि फ़लाने 20 साल पहले ये था कि औरतों को घर से नहीं निकलना। आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अरशद यूसुफजई ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है, काबुल में मौजूद हैं। अरशद साहब, एक तो बताइएगा कि जवाद साहब ने जो हमसे बात की थी उनका क्या कहना था। दूसरा, इससे पहले भी ब्रिगेडियर साहब से भी जो पूछ रहा था, जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, क्या उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन है? आपकी आवाज कट रही है और जवाब सब जो पहले बात कर रहे थे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने एस्पेक्ट ये बताया इमदाद के हवाले से कि आज भी 2 तैयारे आए थे काबुल एयरपोर्ट में। इनफैक्ट अभी जब आपकी क्लास ने टेक ऑफ किया है और ये अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर से इसने चक्कर लगाकर ये वापस गया है। तो एक तो ये कि इमदादी अशिया बता रहे हैं कि आई है आज और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है, जवाद साहब का ये कहना है। और दूसरी बात जवाद साहब से हम पूछते हैं, जवाद साहब क्या अफगानिस्तान की सरजमीन अब अपने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है या जो यहाँ पर अनास है उनके खिलाफ कार्रवाई करवा? अरशद साहब, अगर जवाद साहब को मेरी आवाज आ रही है तो मैं उनसे सवाल कर लूं। जी जी जी, जवाद साहब तक सुन दे। Jawad sahab, if you can hear me, I wanted to ask, will Taliban be able to eradicate all those terrorist groups that are working in Afghanistan?
आई गेस जवाब साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिए मानना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना दरपेश होना पड़ सकता है? पाकिस्तान के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको कोप करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज या पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद जो वो कर सकते हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये कामयाब हो, और मेरे ख्याल में उसके साथ पाकिस्तान की कामयाबी ही कामयाबी है। दरअसल इनके आने के बाद जो ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे और बाहर की क़ुव्वतें जैसे इंडिया है या इवन अमेरिका जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी उन दहशतगर्द ग्रुपों के पीछे से बेसिक चीज़ होती है फाइनेंशियल, वो चीज़ें वो रुक गई हैं, वो हट गई हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे आप टीटीपी की बात करें, टीटीपी एक क्रिमिनल सिंडिकेट है, ये मुजरिम लोग हैं, ये अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ किसी और के कहने के ऊपर या पैसों के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। ये इनका मुकाबला करना, जायज़ा लेना टीटीए के मुकाबले में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान वो नेक लोग हैं, वो मुखलिस लोग हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो बग़ैर पैसे के भी काम करने को तैयार हैं और वो काम करते रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस थे वो हट गई है, वो कम हो गई हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इतनी अहमियत मिली है क्योंकि बाकी दुनिया मजबूर हो गई है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है हमारी मदद करे, और पाकिस्तान ने खुल के उनके साथ मदद की है। और मेरे ख्याल में तो ब्रिगेडियर साहब, जो रेफ्यूजीज का मसला है वो भी पाकिस्तान को दरपेश हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? मेरे ख्याल में नहीं। अगर जिस तरीके से किसी ने सोचा, किसी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार होगी और सिविल वार नहीं हुई, तो उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया। पहले सिविल वार नहीं हुई, अगर सिविल वार नहीं होती है तो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर पनागज़ीन या ये जो भी हम इनको कहते हैं ये नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो हमने अंदाज़ा लगाया था 5 लाख या 7 लाख। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 30 लाख अफ़गान पनागज़ीन मौजूद है, तो अगर उनमें 5 लाख की और एडिशन हो जाता है या 7 लाख की, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयारी करता रहा है पिछले 5 सालों से, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है इसको समझने पाकिस्तान ही सिर्फ समझ रहा था। यानी 20 साल पहले यूएस को बता दिया कि आपका इधर आना बग़ैर किसी मकसद के हैं, और आने के बाद हमने कहा कि ये एक सियासी मसला है, इसका ताल्लुक़ कल्चर से है, तहज़ीब से है, इन लोगों के, इनके तारीख़ से है, इनके सकाफ़त से है, ये मिलिट्री मसला नहीं है। आप इस तरह जहाज़ों के साथ पूरे अफ़गानिस्तान में फिर रहे हैं, ये मसला हल नहीं होगा। उन्हें 20 साल के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम होगी, और ये जितने भी ममालिक थे जो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते थे, ये अफगानिस्तान को समझ नहीं रहे थे। ठीक है। और सर, जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है अफगानिस्तान के हवाले से अब तक पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनली चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? क्या हम किसी को नाराज़ तो नहीं कर रहे हैं हमारे इस स्टैंड की वजह से? हम किसी बड़े मुल्क को नाराज़ करके तन्हाई में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा है कि अफ़गानों को, इन लोगों को अपने हाल पे रहने दो, ये तब ठीक होंगे, ये आपस में बैठकर ये अपना फ़ैसला खुद करेंगे, आप चले जाइए। और इस तरह पाकिस्तान भी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं जा रहा है, ना उनको पढ़ाने जा रहा है,
ये बड़े बागैरत लोग हैं, ये कभी भी किसी की बात इस तरह नहीं सुनते। पाकिस्तान को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इनको सिखाएंगे, इनको बताएंगे नहीं, आप सिर्फ उनको छोड़ दें, उनकी इज़्ज़त करें। और ये मेरे ख्याल में ये जैसे इन्होंने एक तारीख़ रकम की है कि 20 साल के बाद एक इतने बड़े सुपर पावर को वापसी पर मजबूर कर दिया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद साहब, आपने वक्त दिया। बोल को उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि आने वाला वक्त जो है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरे खित्ते में अमन लेकर आए। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट की जानिब। कराची के लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे और इस लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है ताजिर एक्शन कमेटी, जिसने लॉकडाउन के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया है। और ताजिर रहनुमाओं का जो मुतालबा है वो ये है कि सिंध में रात 10 बजे तक कारोबार खुले रखने की इजाज़त दी जाए और अंदरून सिंध की तरह कराची में भी एक दिन तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रखे जाएं, ना कि दो दिन। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर एक्शन कमेटी के मेंबर हैं असद हनीफ साहब। असद साहब, आपके वक्त का। असद साहब, एक तो बताइएगा, जो आपके मुतालिबात हैं क्या आपने हुकूमत के सामने रखे हैं? कुछ बातचीत हुई है? भूख हड़ताल का तो ऐलान कर दिया गया है, आपकी जानिब से हुकूमत को भी पता है, इंतजामिया को भी पता है और इस हवाले से वो परेशान भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है भाई कि जो ये भूख हड़ताल चल रही है, मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली मैं चेयरमैन एकरा हूँ और एकरा से मेरा ताल्लुक है। मसला हमारा ये है कि जो भूख हड़ताल की जहाँ तक बात रही, तो भूख हड़ताल में हम जो है वो सही है, हमारे ताजिर भाई हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोगों को जो है वो बता रहे हैं कि अवेयरनेस आनी चाहिए कि कारोबार काम खुलना चाहिए। मगर मसला ये है कि काम कारोबार इस तरह से अभी कोरोना की चीज़ों के और उसको लेके पूरे तरीके से अभी खोलना, मेरे ख्याल से कहीं पे बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुतालबात सिंध हुकूमत हमारे पूरे कर रही है। हेलो, ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा असद साहब। ताजिर एक्शन कमेटी के रहनुमा शर्जील गोपलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, आपकी बात हुई है वैसे इंतजामिया से, हुकूमत सिंध के किसी नुमाइंदे से इस भूख हड़ताल के हवाले से क्या कहना है? असल में एक नुमाइंदे से बात हुई है। हमारी औकात बहुत छोटी है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम फुटपाथ के लोग हैं, हम इस शहर के रहने वाले नहीं है, हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं है, हम इस मुल्क की ज़बान बोलने वाले नहीं है। तो असिस्टेंट कमिश्नर आलमबाग साहब आए थे, वो हमसे मुज़ाकरात करने के लिए। औकात हमारी जितनी है इतनी औकात में हमें हमारे अपनी जूते की नोक पे सिंध गवर्नमेंट ने रखा है। अपने एक मुलाजिम को भेजा था, वो हमसे मुज़ाकरात करने आए थे, हमने उनकी सुन किए थे। आप तो उनका क्या कहना था? आपके मुतालिबात सुने हैं, तो सुनने के बाद उनका क्या कहना था? ये बातें आपकी जो कि मुतालिबात हैं ये ऊपर तक पहुंचाएंगे? पता नहीं असिस्टेंट कमिश्नर का लेवल क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे खानदान का कोई बंदे को तो नौकरी मिलती नहीं है सिंध हुकूमत में। तो ये कहाँ तक पहुंचाएंगे? मैंने तो ये सुना है कि असिस्टेंट कमिश्नर कोई एक जो है बाबू होता है दफ्तर का, जो जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके ऊपर कमिश्नर होता है, उसके ऊपर कोई सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर मिनिस्टर का पीए होता है, फिर मिनिस्टर साहब होते हैं। इतनी कोई 7-8 सीढ़ियां हैं जिससे चढ़ के वो हमारा जो पर्चा उन तक पहुंचेगा। हमने अपने जो मुतालबात है उनको दे दिए, वो चले गए, हमसे वो लेके तो वापस नहीं आए। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब खुद आपसे डायरेक्ट राब्ता करें, तो आप मुज़ाकरात करेंगे? अभी आप चाह क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं चाह रहे, हमने मुतालबात लिख के दे दिए कि जो आपने अंदरून सिंध को फैसिलिटी दीजिए कारोबार करने की, हमें भी वही दे दें, और कुछ नहीं चाह रहे। और उसमें हमसे मुज़ाकरात नहीं कर, हम छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके गर्दन झुक जाएगी, हम दे देंगे तो इनके कपड़े खराब हो जाएंगे, जूते खराब हो जाएंगे, ये खाली नोटिफिकेशन इशू करते हैं, हम घर चले जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा गोपलानी साहब, जो मुतालिबात हैं आपके कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन आपने किए होंगे, SOPs पे अमल दरामद करवाने के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? अगर आपके मुतालिबात मान भी लिए जाते हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसके बाद जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा नहीं होगा, और सिर्फ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं कि सरकारी महकमा कहाँ पे SOP पे अमल दरामद कर रहा है? जो ये कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इनके सिलसिलों में कितनी SOP पे अमल हुआ, कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कितने लोगों ने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, जितना ये काम कर रहे हैं इतना ही हम कर रहे हैं। हम कोई और चीज तो नहीं। हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% वैक्सीनेशन करा ली है।
हमारा जिला जुनूबी जो है 70% से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो चुका है। हमारा कराची 44% से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो चुका है। इनका लारखाना 20% पे, हमारा कराची 44% पे। हम आज भी अगर हमारे कोई टीम पे वैक्सीनेशन करा के दे सकते हैं। हमने अपने दफातर दे दिए, हमने इनके मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी, हमने इनको खाने दिए, हमने इनको बोतलें पिलाई, हमने इनको चाय पिलाई, हमने इनको पानी पिलाए। इनके बाद तो पैसे नहीं है कि अपने मुलाजमीन को चाय पानी भी पिला सके। इन मुलाजमीन को हमने चाय पानी पिला के रात रात भर हमने अपने लोगों को वैक्सीनेशन करवाई है। इसके बाद हमारी दुकानें बंद कर देते हैं, इसका क्या जवाब है? ठीक है असद साहब, आप बताइएगा रेस्टोरेंट के हवाले से, जो रेस्टोरेंट के मुलाजमीन हैं, क्या आप लोगों ने 100% उनकी वैक्सीनेशन कर लिया और इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि रेस्टोरेंट्स को जब ओपन किया जाए तो या जो आपकी जो मुतालबात हैं कि 6 दिन जो है कारोबार जो है उसको आपने ओपन करना है और इंडोर डाइनिंग को भी ओपन करने की बात की जा रही है, तो क्या आपके जो मुलाजमीन हैं वो 100% वैक्सीनेटेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल शर्जील भाई की बात बिल्कुल ठीक है। शर्जील भाई जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि जब हमने वैक्सीनें करवा ली हैं, जब हमने इतने काम करा लिए हैं, हमने वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए, खाने खिलाए, सब कुछ करा बिल्कुल, तो उसके बाद हमें सिंध हुकूमत को हमसे चाहिए था हमसे बात करे, काम को खोलने की तरफ लेके जाए। इस वक्त हमारी इतनी ज्यादा पोजीशन खराब है लोगों की, इतनी ज्यादा हम तकलीफ में है। ये जो वहां पे आके बैठे हुए भूख हड़ताल में, वो गलत नहीं बैठे हुए, वो गलत नहीं कर रहे, मगर बात ये कि कोई ना कोई ऐसा हो जाए कि कोई एक मिनिस्टर आ जाए, कोई एक इस तरह का बंदा आ जाए जो आके जिम्मेदार आदमी जाके बात को सुन ले और समझ ले। ये सिर्फ अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, इनकी बात को सुनना चाहिए कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर हम इनकी बात को आगे सुनेंगे तो लोग वाकई इनकी अपना। एक और चीज वैसे सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि आपकी नजर में क्या वजूहात हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या दीगर जो तिजारती मराकज़ है उनको खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? इसके पीछे आपकी नज़र में क्या इबाहम है कि हुकूमत जो है किस वजह से ये चीज़ नहीं होने दे रही है कि 6 दिन जो है कम से कम जो तिजारती मराकज़ है उनको खोला जाए और जो दौरानिया है उसका वो 2 घंटे और बढ़ा दिया जाए? अगर तिजारती मराकज़ खोलेंगे तो इससे हुकूमत को भी तो फ़ायदा है ना, टैक्सेस की मद में ज़्यादा। जी जी बिल्कुल बहुत फ़ायदा है। और तिजारती मराकज़ को ऐसा नहीं है, कोरोना जो है वो हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन आएगा, 6 दिन नहीं आएगा, और 2 दिन जो है वो हफ्ते और इतवार को, जुम्मे और इतवार को आ जाएगा, या दूसरे दिन किसी दिन आ जाएगा, या 2 घंटे अगर ज्यादा खुला रहा है। भाई 24 घंटे खोल दो, बोलो काम करो, 24 घंटे खोलो। आपको मैं बता दूं, जब 24 घंटे खोलेंगे लोग कम से कम आएंगे, चीजें ज्यादा अच्छी से अच्छी सेट हो रही होंगी, कोरोना कम फैलेगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपने अगर 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए मार्केट खोली और अगर 500 लोगों को जरूरत है तो 500 एक स्टोर के अंदर 500 आदमी एक साथ घुस जाते हैं तो ज्यादा मामला खराब है ना भाई। उनको काम करने दो, काम चलेगा तो फिर पूरा पाकिस्तान काम ही नहीं करने दे रहे, तो इसकी अगर वो बैठे वहाँ पे तो वो गलत नहीं कर रहे, वो सही बैठे हुए। ठीक, असद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गोपलानी साहब, हमें बिल्कुल एहसास है कि आप कराची की गर्मी है, वो कि आज मौसम सही है लेकिन यूजुअली कराची में बहुत गर्मी होती है और इस गर्मी में आप भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इरादा कब तक का है, आप कब तक ये भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगे? मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने मुझसे बड़ा अच्छा काम ले लिया। वो ये काम ले लिया, करबला के महीने में, मुहर्रम के महीने में मैं और मेरे साथी भूखे प्यासे टेंट लगा के खेने की सूरत में बैठे, मैं वो करबला का मंजर याद कर रहा हूँ। वो करबला में क्या नहीं हुआ होगा मेरे इमाम हुसैन के साथ। ये इमाम हुसैन का छोटा सा आदमी था, बहुत ही गुनहगार एक छोटा सा खादिम है, वो आज अल्लाह ताला ने ये काम भी ले लिया कि मुहर्रम के महीने में मैं अपने साथियों के साथ भूखा प्यासा एक खेने के अंदर बैठा और हुक्मरान जो कि उस वक्त भी हुक्मरान थे, जिन्हें शहीद किया था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 72 आगे बैठो, शायद पता नहीं कौन लोग हैं जो हमें आज इस तरह बिठा के करबला की याद ताज़ा करवा रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आपने वक्त दिया। असद हनीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। जिम्मेदार आदमी के हवाले से बात की जा रही है कि किसी न किसी जिम्मेदार आदमी को जाना चाहिए। अगर मुमकिन है तो मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पर पहुँचे, इनके मुतालिबात कम अज़ कम वो सुने तो सही, वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात सुने, उनके सर पे हाथ रखें। भूख हड़ताल पे बैठी हुई है और अवाम आपकी अवाम है, यही लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं और आप लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया है, तो इनके मसाइल को सुनना तो बनता है आपका। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।